नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। एजेंडा में आज बात होगी मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बढ़ती सियासी कद की, और बात करेंगे हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की विवादों पर दी गई साफगोई की। साथ ही बात करेंगे महाकाल की नगरी में योग को लेकर दिखे अनूठे सामंजस्य की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एजेंडा। एक्सप्रेस एजेंडा में बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है कैलाश विजयवर्गीय को मिली बड़ी जिम्मेदारी की। विजयवर्गीय को अमित शाह की टीम में शामिल करते हुए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद न्यूज एक्सप्रेस से खास बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा है कि पार्टी कहेगी तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। दूसरी तस्वीर है अजीत जोगी और उनसे जुड़े विवादों की नई कड़ी की। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा खत्म होने के बाद जोगी ने कटाक्ष कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। और तीसरी तस्वीर है योग की। उज्जैन में मंत्री पारस जैन ने मुस्लिमों के साथ योग कर एक नई मिसाल कायम की है। कुछ इंतजार के बाद ही सही बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। शिवराज कैबिनेट के इस वरिष्ठ मंत्री पर अमित शाह का बढ़ता भरोसा इस बात का सबूत है कि शीर्ष नेतृत्व उनकी काबिलियत का कायल है और आने वाले समय में और बेहतर उपयोग किया जाएगा। हरियाणा चुनाव के हीरो रहे विजयवर्गीय द्वारा मंत्री पद छोड़ने के भी अपने मायने हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजयवर्गीय को अमित शाह की टीम में शामिल करते हुए उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद न्यूज एक्सप्रेस से खास बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी कहेगी तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। धन्यवाद आपको। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से कोशिश करूंगा कि उस जवाबदारी के अनुरूप खरा उतर सकूं। और चूंकि इंदौर का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, तो मध्य प्रदेश और इंदौर की शान बढ़े ऐसी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं उसके बाद से काम तो वैसा ही कर रहा हूँ। तो मुझे संगठन अभी पहले से ही 9 राज्यों का काम सौंप रखा है जी। तो एक जो संगठन का बड़ा काम होता है वो तो पहले से मैं कर रहा हूँ। घोषणा आज हुई है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि जवाबदारी तो माननीय अमित जी ने मुझे पहले से दे रखी थी। मैं बात करूंगा अध्यक्ष जी से और अध्यक्ष जी से इजाजत लेकर अगर वो अनुमति देंगे तो मैं संगठन का काम करना पसंद करूंगा, सरकार में रहना पसंद नहीं करूंगा। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिली है। पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जीत दिलवाने में अहम भूमिका, कुशल संगठक और चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा में भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अमित शाह और मोदी के करीबी माने जाते हैं विजयवर्गीय। 6 बार के विधायक और उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान 3 मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके कैलाश विजयवर्गीय पहले नेता नहीं है जिन्हें मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। लेकिन ये भी सच है कि प्रदेश में मंत्री रहते जिन गिने चुने नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में धमाल मचाया है उनमें से कैलाश भी एक हैं। संदेश साफ है कि वो अमित शाह के करीबी हैं, तो नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद में भी शुमार होंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद क्या विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश से मोह भंग हो जाएगा या फिर उन्हें बिहार चुनाव के बाद संगठन में ही सही किसी और भूमिका का इंतजार रहेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश अग्निहोत्री। एक्सप्रेस एजेंडा में आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं भोपाल से, साथ ही इंदौर से जुड़ रहे हैं महेश मिश्रा जी। महेश जी, क्या खबर है? कैलाश विजयवर्गीय नई भूमिका में इंदौर पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल नहीं। अभी तक जो जानकारी है राकेश जी, वो जानकारी ये है कि कैलाश जी आने वाले थे 8:30 से, आने वाले थे 7:30 से। उस सब में टाइम बढ़ता गया, शहर में तेज बारिश होने लगी। उनके समर्थकों का, बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि चूंकि इंदौर में मौसम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लाइट लैंड की जा सके, इसलिए कैलाश जी नहीं पहुंचे। तो फिलहाल जानकारी ये है कि कैलाश जी यहाँ नहीं पहुंचे, जो उनके लिए होने वाले इंदौर में जितने भी आयोजन थे, इंदौर में आने वाली बारिश ने इसको धो दिया है। तो अब क्या कार्यक्रम है, वो कब पहुंचेंगे इंदौर? फिलहाल ये कुछ स्पष्ट नहीं है। हमारी बात हुई है आसिफ जी, उनकी पत्नी से बात हुई है। उनकी पत्नी का कहना है कि कल सुबह 8:30 बजे और 11:30 बजे पहुंचेंगे। माफी चाहूंगा, 11:30 बजे पहुंचने का कहा था उनकी पत्नी ने। वही बीजेपी के जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, उनके करीबी उनका कहना था रात में 10 बजे पहुंचेंगे, पर रात में 10 बज चुके, अभी तक के कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में नहीं। चलिए महेश, ये तो बात हुई उनके स्वागत में, जश्न की तैयारियां, थोड़ा सा अवरोध आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि इंदौर की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? वो मंत्री पद छोड़ने की पेशकश भी कर रहे हैं, और जो पहले से सांसद हैं सुमित्रा महाजन, वो लोकसभा की अध्यक्ष हैं। क्या देखते हैं कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति कम से कम इंदौर और मालवा में क्या गुल खिलाएगी? राकेश जी, आप बहुत बारीकी से जानते हैं इस राजनीति को, बहुत ही आपने बारीकी से पिछले कई सालों से देखा है। पर मैं छोटा सा मैं एक बात यहाँ कहूंगा कि कैलाश जी भले ही ऊपर के स्तर पे चले गए हो यहाँ पे, पर इंदौर की राजनीति में एक नया उबाल आएगा। इसको भूचाल तो नहीं कह सकते कि जब बात करें राष्ट्रीय पार्टी में, बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो इंदौर में छोटा सा उबाल जरूर आएगा। इस उबाल में कैलाश जी की तरफ से आएगा। राजनीति में कई तरीके के नए एक स्पेस दिख रहा है इंदौर के लोगों को। इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी के वो धड़े जो कैलाश जी से जुड़े हुए थे, वो अपनी में। चलिए महेश जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी है। दिनेश जी, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री रहते हुए पहले उन्होंने हरियाणा का चुनाव बतौर प्रभारी जिताया। अब उनको देर से काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है अमित शाह की टीम में शामिल होने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री बने। क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर निकलना उनके लिए जरूरी हो गया था, या फिर एक मजबूरी थी अगर सियासत में आगे जाना है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं राकेश जी, मजबूरी भी है और जो है उनके लिए ज़रूरी भी था। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 10 साल शिवराज सिंह जी को होने को आ रहे हैं। किसी और नेता को जो है इसमें चांस नहीं मिल पाने की कोई संभावना उनको आगे दिख नहीं रही थी, किसी भी नेता को। लेकिन कभी कभी शिवराज जी खुद ही मजाक में कांग्रेस के नेताओं को जो लेकर कहते रहते थे कि एक पीढ़ी उनकी बूढ़ी हो जाएगी मुझे हटाते हटाते। और कैलाश जी कहते थे कि शिवराज के कद का यहाँ कोई नेता नहीं है। हाँ, वो भी कहते थे। देखिए क्या है, शिवराज जी का रोल भी कहीं ना कहीं कैलाश जी की नियुक्ति में रहा होगा, क्योंकि इतना विलंब कहीं ना कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे। हरियाणा चुनाव के बाद से ही ये माना जा रहा था कि कैलाश जी को राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके बाद दिल्ली का चुनाव भी हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव इतने उत्साहित करने वाले नहीं थे, तो इसलिए केवल हरियाणा के चुनाव के कारण इनको इसके कारण इनको कोई जगह मिली है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक नई टीम तैयार कर रहे हैं नेताओं की। मतलब दिनेश जी, आप यही कह रहे हैं कि मोदी और शाह की जो टीम है वो नई जमावट कर रही है, चाहे वो पारिकर को दिल्ली लाना हो या फिर मध्य प्रदेश से शिवराज को यहाँ रखते हुए कैलाश को दिल्ली ले जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं कि आप जो है आप हर जगह हर राज्य में कुछ ना कुछ नए जो है वो नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। ये नई टीम जो है पुराने नेताओं के साथ साथ, ताकि समानांतर जो भी है चलती रहें चीजें। लेकिन जो दिल्ली में पहले से यहाँ से मौजूद हैं, जो संगठन की राजनीति करते रहे, अब मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, थावरचंद गहलोत हो, ये दिग्गज नेता पहले से ही मोदी की कैबिनेट में है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में सरकार में है बीजेपी, केंद्र में सरकार में है, कैलाश विजयवर्गीय का संगठन की राजनीति को तवज्जो देना, क्या सोचते हैं, उनकी दूरदर्शिता कहाँ उनको ले जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप जो है थोड़ा सा नज़र डालेंगे पिछले कुछ सालों पर, तो मध्य प्रदेश आने का रास्ता दिल्ली से ही शुरू होता है। आप शिवराज जी इसका उदाहरण है, वो भी महामंत्री रहे थे एक समय, दिल्ली में रहे थे, केंद्र की राजनीति में रहे थे, वहीं से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उमा जी भी वाया दिल्ली ही भोपाल आई थी और उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था। एक गौर साहब अपवाद हैं। आप प्रभात झा जी देखिए, राजनाथ जी के जो है के उसमें काफी करीबी रहे, वो भी मध्य प्रदेश आ गए थे। यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है दिनेश जी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लंबे समय से प्रभात झा हैं और अमित शाह की टीम में भी वो उसी भूमिका में है, लेकिन मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो ये जो समीकरण है, ये क्या कहते हैं संगठन के? ये
समीकरण आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजनीतिक समीकरण को के परिप्रेक्ष्य में देखिए इसको। आप देखिए प्रभात झा जी शिवराज जी के को लेके बहुत ही ज़्यादा कोई सकारात्मक सोचते हो मुझे नहीं लगता है। अब कैलाश जी के मन में भी क्या धारणा है, ये शायद राजनीतिक विश्लेषण और सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। थावरचंद गहलोत से और मुख्यमंत्री जी का क्या रिश्ता है वो भी जानते हैं। सुमित्रा ताई क्या सोचती हैं मुख्यमंत्री जी उनके बारे में, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए दिल्ली में कहीं ना कहीं ऐसे लोग एकत्रित होते जा रहे हैं जो देर सवेर मुख्यमंत्री को इशारा कर रहे हैं कि इन नेताओं से कहीं ना कहीं थोड़ी दूरियां रही हैं शिवराज की। लेकिन फिर भी दिल्ली में ये रह के, वो भी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, शिवराज के लिए कभी कोई चुनौती नहीं बने हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अगर दिल्ली पहुंच रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के कोई केंद्र दिल्ली में बनेगा? देखिए केंद्र एकदम तो नहीं बन सकता इस वक्त, तो पूरी सत्ता आप देखिए जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहते हैं वही होगा। वो यदि इसको कोई लकीर खींचना चाहते होंगे तो ही उसको वो आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत जल्दीबाजी होगी इस विषय में कहना। चलिए मतलब दिनेश जी अपन ये मान के चलते हैं कि चाहे नरेंद्र तोमर पहले से हो या सुषमा स्वराज हो या ताई हो या थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय अगर दिल्ली पहुंचे हैं तो थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, शिवराज के हाथ मजबूत करेंगे या फिर उनकी अपनी एक नई राय होगी। क्या महेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जोड़ने के लिए। विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा और फिर बीजेपी की मुख्य धारा से जोड़कर राजनीति में आगे बढ़े कैलाश विजयवर्गीय की गिनती उन जमीनी नेताओं में होती है जिन्होंने पार्षद से महापौर तो प्रदेश में मंत्री रहते राष्ट्रीय महामंत्री तक का सफर तय कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। विजयवर्गीय ने मंत्री पद छोड़ने की पेशकश कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कैलाश के विजय पथ को और आगे ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी सवाल ये खड़ा होता है, क्या मध्य प्रदेश से उनका मोहभंग होगा या फिर दिल्ली में बढ़ते दखल के बाद उनकी नज़र मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे जोगी की साफ गोई। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें। स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल पाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल पाबो जी, जिंदगी ला सबका बोझे माटी ला महका बोझे, स्कूल हाँ पढ़बो जी जिंदगी ला गढ़बो जी, सत्य सगर के नावला दुनिया मा बगरा बोझी, महू जाहू हो चाहे सब दबो जी, दुनिया बाबू सब स्कूल दबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी। स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई नई जिम्मेदारी के साथ कैलाश विजयवर्गीय के बढ़ते सियासी कद की। अब बात छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी, जिनका विवादों से नाता पुराना है। अजीत जोगी राहुल गांधी के दौरे के बाद भी सुर्खियों में हैं। पहले तो विवादों की वजह से और अब उन विवादों में खुद को सही बताने की वजह से। वैसे तो जोगी ने मीडिया को बुलाया था राहुल गांधी के दौरे को सफल बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पर फिर भूपेश बघेल आ गए।
हंगामे, शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा खत्म तो हो गया, लेकिन दौरे को लेकर छाया विवाद का साया फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आपसी तू-तू मैं-मैं पर अजीत जोगी ने भी खूब भड़ास निकाली। हालांकि इस दौरान जोगी ये भी कहते हुए जरूर दिखे कि मीडिया ने सारे विवाद को टूल दिया है, फिर चाहे वो मदनपुर के मंच पर भूपेश बघेल के साथ उनकी भिड़ंत हो या फिर डबरा की सभा में चरणदास के साथ हुआ विवाद। हर मुद्दे पर जोगी बस यही कहते रहे कि कुछ मुद्दों पर सहमति थी तो कुछ पर असहमति, जिसको विवाद का रंग दे दिया गया। पहले ये सुनिए मदनपुर के चौपाल पर उस विवाद को लेकर जोगी की सफाई, जिसमें साफ तौर पर भूपेश और जोगी के बीच तू-तू मैं-मैं के नजारे कैमरे में कैद हुए। जिसको मदनपुर के बारे में काका अंगा न मालूम है, ऐसे व्यक्ति को संचालन के लिए बुलाया, तो फिर मैंने श्री भूपेश बघेल से ये कहा कि भाई इससे संचालन नहीं कराना चाहिए, या तो यहाँ का स्थानीय विधायक रामदयाल उइके आदिवासी है वो कर ले या अन्य कोई आदिवासी करे। तो वो थोड़ा सा मेरी इस टिप्पणी से शायद दुखी हुए या नाराज हुए, तो उन्होंने कहा कि आपके कारण कार्यक्रम में व्यवधान है। ये तो थी अजीत जोगी की मदनपुर के विवाद पर सफाई। अब सुन लीजिए डबरा की सभा में जो चरणदास के साथ उनकी भिड़ंत की बातें सामने आई, उस पर आखिर जोगी ने क्या कहा। जब मैंने ये कहा कि भाई तुम लोगों की सभा हो रही, जांजगीर वाले क्या कांग्रेस में नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो। नोबेल को मैंने कहा कि ये बिलासपुर वालों से बुला क्या है संचालन कर रहे हैं, बिलासपुर के जिलाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, तो महंत जी मेरे पास आए, बोले नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या तो नोबेल करेगा या मैं करूँगा, और फिर उन्होंने ही संचालन किया। इन दोनों विवाद के अलावा जब जोगी से ये सवाल पूछा गया कि आखिर कांग्रेस भवन की जिस जमीन को अपने शासनकाल में कांग्रेस के हवाले की थी, उस जमीन पर उन्हें भूमि पूजन में क्यों नहीं बुलाया गया, तो उनका दर्द छलक आया। जोगी ने बुझी आवाज में कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। जिन लोगों ने किया है कार्यक्रम वो लोग जवाब देंगे, मैं कैसे जवाब दूंगा क्यों नहीं लिखा गया। क्या आपसे पूछा गया तो उस कार्यक्रम में बुलाया गया आपको? नहीं, मुझे उस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, वो पेपरों के माध्यम से जो आप लोगों ने कार्यक्रम। अजीत जोगी को सुर्खियां बटोरना खूब आता है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान विवाद की वजह से वो मीडिया में छाए रहे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के दूसरे नेताओं से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन इंतजार अब पलटवार का है जो भूपेश बघेल की तरफ से होना है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार उन्होंने इशारों में भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी तो चले गए, लेकिन फिर मीडिया के सामने जोगी जी आ गए। देखिए, हमें लगता है कि अजीत जोगी का मीडिया के सामने आना बहुत सारे हमें लगता है कि सियासी उस सटीक रणनीतिकार बनने की तरफ जोगी को इशारा करता है। जो उन्हें बताया ये साबित कर रहा है कि वो सुर्खियों में किस तरह से बने रहना चाहते हैं। देखिए, जो खबरें हम लोगों ने दिखाई उससे इतर उन्होंने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या क्या कर डाला। उन्होंने सबसे पहले तो काम ये किया, उन्होंने भूपेश बघेल पर अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि सबसे पहला मसला ये था कि राहुल गांधी के सामने जो कुछ विवाद सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं अजीत जोगी पर ही लोग ये आलोचना की नजरों से उन पर सवाल दाग रहे थे कि उन्होंने गुटबाजी को हवा दी। ऐसे में उनको मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देनी थी, उन्होंने दे दी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी बातों को रखकर अपने आलोचकों को जवाब दिया। देखिए, जो मदनपुर की सभा थी वहां पर वो चाहते थे कि आदिवासी कार्ड खेला जाए, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में वो सर्वमान्य खुद को आदिवासी नेता साबित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान हो। वो आदिवासी विधायकों की वहां पर अगुवाई कर रहे थे। वो उस वक्त था जब आदिवासी नेताओं को मंच पर जगह नहीं मिली, तब उन्होंने आगे बढ़कर एसपीजी से बात की, एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और फिर मंच पर आदिवासी विधायकों को वहां पर जगह दिलाई। दूसरी विवाद की वजह जो जांजगीर की सभा में थी, जांजगीर की सभा में सब जो मंच का संचालन था वो अटल श्रीवास्तव कर रहे थे। मतलब बिलासपुर में जिला अध्यक्ष है और अजीत जोगी के साथ उनका मतलब
36 का आंकड़ा चलता है। दोनों एक दूसरे को पुटी आंख नहीं देखना चाहते। ऐसे में उन्होंने मंच पर यह कहकर एक बड़ा कार्ड खेल लिया कि जांजगीर की सभा है, बिलासपुर के लोग यहाँ पर क्यों संचालन करेंगे। तो ये दो ऐसे थे जिन्होंने अपनी छवि भी मतलब कुल मिलाकर के राहुल गांधी चले गए, आने के पहले सुर्खियों में रहे, मीडिया की सुर्खियों में जोगी रहे और बाद में भी। दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जोगी जी चाहते क्या, उनका एजेंडा क्या है? देखिए, जोगी जी का तो एजेंडा बहुत साफ है कि वो तो किसी भी तरह से ये बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। और भूपेश बघेल के आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति देखेंगे, जोगी एक तरफ हैं, चरणदास महंत और भूपेश बघेल और इनका जो एक पूरा महाग्रुप बन गया है वो दूसरी तरफ है। तो ये जो ग्रुप है वो लगातार जोगी के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी जो कार्रवाइयां करता रहता है जो उनको राजनीति से किनारे लगाने की कोशिश। मौका मिल जाता है वो कहीं ना कहीं फिर अपनी बात को कह लेते हैं। जोगी जी थोड़ा सा मुखर है, वो चीजों को जो है सीधा हमला बोलते हैं। जैसा सत्यन बता रहे थे कि उन्हें सियासत में जमे क्या है कि यदि हमारे, चलिए समय थोड़ा सा कम है दिनेश जी। सत्यन जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। जोगी जी वाह, जोगी जी जो मानते नहीं, आखिर विवादों को हवा देना उनकी फितरत में शामिल जो हो गया है। राहुल गांधी आए तो विवाद, गए तो विवाद। अजीत जोगी खुद फैसला करें कि कितने सही कितने गलत, और पार्टी सोचे कि जोगी उनके लिए कितने उपयोगी हैं। खैर, सियासत है तो सियासत में यह कोई नई बात नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे किसने की मस्जिद में योग की वकालत। के सागर में मिलकर डुबकी लगाते हैं, भविष्य हर बच्चे का बेहतर बनाते हैं। कम से कम 12वीं तक सबको पढ़ाते हैं। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए, स्कूल को दोस्त बनाए। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए, स्कूल को दोस्त बनाए। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है। इससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। देश भर में तमाम विवादों के बीच उज्जैन से अच्छी खबर सामने आई है, जहां योग के कार्यक्रम में मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन लोगों ने योग के 28 आसन को किया। पूरे देश में 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। वहीं योग को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। योग की मुखालिफत करने वाले देखें ये तस्वीरें, देखें ये नजारा और देखें ये मिसाल। कैसे उज्जैन में मुस्लिम समाज के लोग योग और आसन में रमे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं,
बल्कि पूरे 28 आसनों को इन लोगों ने किया। इतना ही नहीं, हाथ जोड़कर प्रार्थना में भी हिस्सा लिया। योग तो सभी को करना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई सी भी जाति का हो। योग जो है शरीर को पूरा स्वस्थ कर देता है और किसी भी तरीके से वो फायदा ही पहुंचाता है। योग एक व्यायाम है और व्यायाम को ना धर्म से जोड़ा जाए, क्योंकि व्यायाम तो व्यायाम है। योग के कार्यक्रम में मंत्री पारस जैन भी मौजूद थे। मंत्री ने भी योग करने में कम पसीना नहीं बहाया। मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मंदिर हो या मस्जिद, योग तो योग होता है, सब जगह होना चाहिए। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो या बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति, सीधा सीधा फायदा उसको व्यक्तिगत उसको मिलने वाला है। इसलिए योग से जुड़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, इसमें हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर भी योग दिवस का कार्यक्रम योग करना चाहिए सामूहिक, जिससे प्रेरणा चाहिए। महाकाल की नगरी में योग को लेकर ऐसा सामंजस्य दिखा जिसे बवाल करने वालों को एक सबक के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि योग किसी मजहब के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए है। उज्जैन से एक्सप्रेस रिपोर्टर राहुल शर्मा। दिनेश जी, तस्वीर आपने देखी है और पारस जैन जो बात कह रहे हैं कि मस्जिद में भी योग होना चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, क्या है कि योग को लेके जो विवाद थे जिन मुद्दों पर, वो पहले ही केंद्र सरकार खत्म कर चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि आप अल्लाह का नाम ले लीजिए, जहाँ भी इस तरह की आवश्यकता है, सूर्य नमस्कार आप नहीं करना चाहते मत करिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं इससे उत्साह का वातावरण तो बनता है। और आप आज बहुत सारी आपको धार्मिक ग्रंथों में जो मुस्लिम समुदाय जिनको अध्ययन करता है, उसमें भी योग के बारे में कई जगह जिक्र किया गया है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी धर्म के कारण उसको प्रतिबंधित करता हो। ये तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें कुछ उसको अनावश्यक उसका राजनीतिकरण करने की जो बात आप कह रहे हैं, कम से कम पारस जैन भी वही कह रहे हैं और उनके साथ जो खड़े नजर आए मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने भी ये कहा है कि व्यायाम के सही योग को करना चाहिए। एक्सप्रेस एजेंडा में दिनेश गुप्ता जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर उज्जैन, जहां सिंहस्थ होना है, उस शहर से अगर योग दिवस पर मुस्लिम अपनी मौजूदगी कार्यक्रम में दर्ज करा रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल पाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल पाबो जी, जिंदगी ला चमकाबो जी, माटी ला महकाबो जी, स्कूल आ पढ़बो जी, जिंदगी ला गढ़बो जी, छत्तीसगढ़ के नावला दुनिया में बगराबो जी, महू जाहू हो चाहे सबो सबो जी, सोनिया बाबू सबो स्कूल सबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी। स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमारे देश के लड़कों में कॉम्प्लेक्स ग्रो कर दें। I think it's important for her and me to know where we stand in our relationship and in our equation. No comment. नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज यहां पर मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। जी हां, क्योंकि एक तरफ हम बताएंगे आपको कि क्वीन कंगना की बीटाउन में किससे है कट्टी बट्टी, तो दूसरी तरफ हम बताएंगे कि क्या बनी पेस्ट्री की सुर्खियां। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं एंटरटेनिंग ये सफर। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमारे देश के लड़कों में कॉम्प्लेक्स ग्रो कर दें। I think it's important for her and me to know where we stand in our relationship and in our equation. No comment.
बॉलीवुड में अक्सर कैट फाइट की खबरें आती ही रहती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी कोल्ड वार बॉलीवुड क्वीन कंगना और दीपिका पादुकोण के बीच चलती रहती है। इतना ही